पंखा भी चला दिया जाएगा तो कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। यानी कि आपका दूसरे जाए चूल्हे भाड़ में और हमारा काम बन जाए। अन्यथा न लीजिएगा भाई, उदाहरण दिया जा रहा है। हाँ भाई, पीछे वाले मायूस न हो अपना। देखिए आगे भाई, देखा जाए आपका आईपीसी में आपका 52A तक समाप्त हो गया था। अब आपका अध्याय 3 चलना है। अध्याय 3 से आपका यूपी एपीओ में 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दूं। और आपका अध्याय 3 से उत्तराखंड में 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। यूपीजे और एसजेएस में भी आपका प्री में 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। मेंस में पहले कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन यूपी एपीओ 2000 आपका 15 में क्वेश्चन एक बना दिया 53A से। तो हो सकता है कि आपका मेंस में जो क्वेश्चन इधर बन सकता है, आपका अगर पुछल्ला बनता है तो भाई वह लिखवाना संभव नहीं है। जो आपका पढ़ाया जाएगा कंसेप्ट, वही आपका काम करेगा। और अब तक जितना पढ़ाया गया है, आपका 2-3 क्वेश्चन लिखवा गया है, 2-3 क्वेश्चन ही बचा है। यानी कि मेंस के लिए क्वेश्चन ज्यादातर इधर से 1 या 2 बन सकता है, क्योंकि आयोग अब इधर भी ध्यान दे रहा है। तो आपका देखिए, इसमें अध्याय 3 आपका से अध्याय 3 में जो प्रावधान है दंडों के विषय में, पनिशमेंट के बारे में, और इसमें जो प्रावधान आपका सेक्शन है 53 से लेकर आपका 75। प्री में देखिए कहाँ से बन सकता है, पहले निकाल लिया जाए। एक तो 53 से बनता है, फिर 54, 55, 55A से भी बन चुका है। जो झारखंड ने क्वेश्चन बनाया, इधर 2 क्वेश्चन बनाया, एक 55A से बनाया एपीओ में, और एक 75 से, वो भी सतर्क रहना है। एचजेएस में जो क्वेश्चन बना 65 और 67 से बना था। फिर आपका जो उत्तराखंड में पिछली बार बना 73 से बना था क्वेश्चन। फिर आपका राजस्थान में भी 73 और 74 से, यानी कि इधर से आपका क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है। और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। 53 से भी एक क्वेश्चन अमूमन बन जाता है कोरिलेट करके बताने पर। देखिए, यानी कि आई पहले तो ये जानिए कि पनिशमेंट या दंड किसे कहा जाता है। जहां तक पनिशमेंट या दंड या सजा की बात है, पनिशमेंट शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो अगर इंटरव्यू में पूछ ले कि पनिशमेंट क्या है, तो आप ये कहेंगे कि किसी व्यक्ति को शारीरिक या सांपत्तिक प्रताड़ना देना। यही आप बताइएगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कौन सी प्रताड़ना दी जाती है, या तो शारीरिक प्रताड़ना, या कौन सी प्रताड़ना दी जाती है आपका सांपत्तिक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पनिशमेंट। यानी कि पनिशमेंट का मतलब हुआ या तो शरीर पर उसके प्रभाव डाला जाए, या प्रॉपर्टी पर डाला जाए, प्रताड़ित किया जाए। प्रताड़ित मतलब कि मारना पीटना नहीं, मारना पीटना न समझिए। प्रताड़ित मतलब कि उसकी शारीरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाए, शरीर की प्रताड़ना। और सांपत्तिक प्रताड़ना या प्रॉपर्टी संबंधी का मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए। जहां तक आपका दंड की बात है, इस आपका सेक्शन 53 पहले कवर किया जाए, यानी कि धारा 53। जहां तक धारा 53 की बात है, पहला क्वेश्चन ये है कि आईपीसी के तहत जो दंड दिए जा सकते हैं, उनका उल्लेख कहाँ किया गया है, धारा 53। पहले भूमिका बांधिए। इसमें सेक्शन 53 बताने में एक लेक्चर लग जाता है, यानी कि हो सकता है आज पूरा न हो, क्योंकि इसमें भले 4 लाइन लिखा हो, लेकिन इसको कोरिलेट करके बताने में फिर आपका बता दिया जाए कम से कम, बहुत शॉर्टकट में मैं करूंगा, तब भी कम से कम आपका
एक लेक्चर लग जाता है। देखिए, जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी का निर्माण कर रहा था, यानी कि जब आपका ये इंडियन पेनल कोड बना रहा था, तो लॉर्ड मैकाले ने मूल रूप से आईपीसी के तहत कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं उसका उल्लेख 53 में किया था। तो मूल रूप से दंडों के प्रकार कितने थे? 6। लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 5। ये पहला क्वेश्चन पकड़ना है। इसी तर्ज पर आपका और भी पकड़ने हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपका अनुच्छेद 19 में जाकर पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई थी? तो आपका 7 दी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। और संपत्ति के अधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। तो उसी प्रकार आपका 53 में भी याद रखना है, आईपीसी कितने प्रकार के दंड हैं? दंड थे 6। ऐसे पूछा जाता है कि मूल दंड, जैसे कि आपका यूपीजे में पूछा कि मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और अब कितनी है? 12। ये बिहार में और यूपी में भी आ चुका है। उसी प्रकार मूल रूप से आईपीसी में कितने दंड के प्रकार दिए गए थे? 6। वर्तमान में कितने हैं? 5। अब एक दंड जो हटाया गया उसी को आपका मेंस में पूछ लिया गया था, तो वो बताया जाएगा। आज तो भाई संभव नहीं है, क्योंकि आज तो आपका 53 में ही समय लग जाएगा। कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि तमाम तामझाम है, तमाम इसमें बातें आती हैं। देखिए, जो आजीवन निर्वसन का दंड था, काला पानी कहिए, देश निकाला कहिए, समुद्र पार भेजने का दंड था, वह दंड अब समाप्त कर दिया गया है। हल्का सा हम इसका इतिहास देख लें, तब 53 शुरू करते हैं। देखिए, इसका इतिहास देखने से पहले आपका इंग्लैंड और अमेरिका को पढ़ा जाता है। इंग्लैंड के जितने अपराधी होते थे, ज्यादातर लोगों को सजा दी जाती थी, देश निकाला, यानी कि देश से क्या कर दीजिए? बाहर। तो इंग्लैंड के ज्यादातर लोग अमेरिका भेज दिए जाते थे, अपराधी जो थे। और अमेरिका में आपका प्राकृतिक संसाधन अथाह है और अपराधियों का दिमाग तो होता ही है, तभी तो पुलिस से बचे रहते हैं। तो अमेरिका में ये अपराधी जाकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए और विकसित होने लगे। तब ये इंग्लैंड ने ये सोचा कि ये हमारे ही चेले, यानी कि हमारे अपराधी और इंग्लैंड से आगे बढ़ जाएंगे। तो इंग्लैंड ने आक्रमण किया अमेरिका पर जीतने के लिए। अमेरिका में 22 छोटे छोटे राज्य थे उस समय, वे सब डरवश एकत्रित हुए, फेडरल या परिसंघ बनाए और एकजुट होकर इंग्लैंड से लड़े और जीते। और जीत की खुशी में आपका लिखित संविधान बनाया गया। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया? अमेरिका। और सबसे छोटा भी संविधान था, केवल 7 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल? मूल रूप से 7। तो विश्व का आज भी विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। प्रथम लिखित संविधान किसने बनाया? लेकिन पीसीएस में जो आया था, संविधान की जननी कौन सा देश है? इंग्लैंड। अमेरिका ना मारिए, कौन देश मारेंगे? इंग्लैंड। तो आगे फिर आपका बैक हो आ जाए। देखिए, ये जो 53 में आपका दंड के प्रकार बताए जाएंगे, वह केवल और केवल आईपीसी के लिए हैं। यानी कि ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आईपीसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह किन दंडों से दंडित किया जा सकता है, उसका उल्लेख 53 में है। अन्य कानूनों में ये हो सकता है कि दंड अलग अलग हो, और अलग एक दो हम बताएंगे। आपका तड़ीपार या निष्कासन,
उसको हम बताएंगे, लेकिन आईपीसी में जो दंड है वह कौन सा दंड दिया जा सकता है, ये 53 में दिया गया है। अन्य कानून इस पर न जोड़िएगा, ये केवल किसके लिए प्रावधान मैं बता रहा हूँ, आईपीसी। दूसरा देखिए आपका दंड का एक तो क्रम से याद रखिएगा, चौथा निश्चित है क्या है। तो देखिए भाई बैरक की भाषा, धारा 53 दंड या पनिशमेंट। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं। तो बताइए, इस संहिता मतलब आईपीसी की कोई और कानून। तो ये दंड के प्रावधान केवल किसके लिए, आईपीसी के लिए। अब कौन कौन सी सजाएं मान्य हैं, देखिए। पहला या फर्स्ट मृत्यु यानी कि डेथ, इस पर हम चलेंगे। दूसरा आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास। तीसरा आपका निश्चित है 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निर्शित। तो तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए कि धारा 53 में पूछा गया है कौन सा दंड का प्रावधान रिपील या समाप्त कर दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा तीसरा, रट डालिएगा। BHULLM में एक बार पूछा किस सन में आपका निश्चित किया गया, तो लिखा, इस बार भी आया था क्या, एक बार और आ चुका है 2 साल पहले, इस बार भी आया था, बता रहे हैं 2 साल पहले भी आ चुका है, एक लोग और बताए थे कि आपका एक तो धारा 21 आईपीसी का पूछा गया है कि जो पहला क्लाज है लोक सेवक का, तो वह 1950 में निर्शित किया गया। और दंड का ये जो तीसरा प्रकार, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई, पढ़ाते समय कुछ छोड़ा नहीं जाता, ये भी याद रखिए। भले थोड़ा समय लगता है लेकिन कुछ छोड़ा नहीं जाता। अब आप कितना कवर कर रहे हैं वहाँ पर हर एक मॉडल हम बता देते हैं, और उसी मॉडल से वर्तमान समय में क्वेश्चन बन भी रहा है। तो आपका तीसरा दंड का जो आपका था वह निश्चित है। अब आजकल का जो मॉडल बन रहा है केवल 1949 से काम नहीं चलेगा। जो एमपी और छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन बन रहे हैं पूरा बन रहा है 1949 का अधिनियम संख्या भी याद रखना है 17 का कौन सा सेक्शन 2, ये पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, बीएचयू में सन पूछा। अगला इसमें थोड़ा बता दिया जाए, इसमें आगे हम बताएंगे डिटेल में। इसमें आपका काला पानी की सजा थी। काला पानी को आजीवन निर्वसन यानी कि जीवन भर के लिए देश से क्या किया जाता था, बाहर। अब ये आपका पूछा जाता है कि जब आजीवन कारावास को, आजीवन निर्वसन को रिपील कर दिया गया है दंड से, तो वर्तमान समय में क्या है, जहां जहां आजीवन निर्वसन की सजा कानून में लिखी गई थी सबको चेंज किया गया और किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, आजीवन कारावास इसमें। और इसके लिए एक सेक्शन जोड़ा गया, वही सेक्शन मेंस में भी पूछा गया था। तो यहाँ से हम उठाएंगे पढ़ाते समय 53A, जब भी मेंस में लिखिए यहाँ से लिखिए तीसरे क्लास से, फिर कौन सी धारा लिखिएगा, 53A बताया जाएगा आगे, अभी ये थोड़े कि वो चल गई धारा। चौथा कारावास इम्प्रिजमेंट, जो दो भांत का हो सकेगा, एक कठिन या सश्रम या कठोर और दूसरा सादा। कठिन कारावास में याद रखिए जेल में काम कराया जाता है और सिंपल या सादा में काम नहीं कराया जाता। इस पर भी हम आएंगे कि कौन सा काम दिया जाता है, तो 2-3 उदाहरण भी देखे जाएंगे काम के। पांचवा है संपत्ति का समपहरण फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी या संपत्ति की जब्ती। और छठवां है फाइन या जुर्माना। अब जो शुरुआती दौर में क्वेश्चन बने हैं उसको निकाला जाए। निम्नलिखित में से भारत में कौन वर्तमान में दंड का प्रावधान नहीं, 4-5 ऑप्शन पहले बना लिया जाए जो पूछा गया है, पहले इतने पर ही बनाया जाए 4-5 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्तमान में दंड का प्रकार नहीं है? है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? नहीं। अब आइए 4-5 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। मृत्यु दंड है कि नहीं? आपका आजीवन कारावास, इसके बाद आपका आजीवन निर्वसन और जुर्माना। तो जुर्माना है ही, तो कौन नहीं है? आजीवन निर्वसन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो बना है, लिखित में से कौन आईपीसी के तहत कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता? तो उसमें दिया है 3, तो इसमें से रहेगा एक दिया था कोड़े मारने का दंड। तो क्या कहीं कोड़े मारने का दंड है? खौलते तेल में डाल देने का दंड है? नहीं, ये सब नहीं है। आपका दीवार में चुनवा देने का दंड है? नहीं। भाई सतर्क रहना है, आ चुका है ये। कौन सा दंड नहीं है? तो कोड़ा वोड़ा नहीं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में मारा जाता था। यह चंद्रशेखर आजाद थे और नारा लगाए तो बनारस में 15 कोड़े, 15 है ना, 15 कोड़े मारने का मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक जगह पर क्या दिया आदेश कि आजादी की मांग कर रहा है, मारो कोड़े। तो आज ये मैंने इस समय नहीं है, याद रखिए। इस समय कोड़े मारना और खौलते तेल में डाल देना, हाथ काट देना, सिर काट देना, ये भले आपका अफगानिस्तान में हो लेकिन भारत में नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो आपका एक एक जो सजाएं हैं उसी को डिटेल में हमें चलना है और उसको पढ़ाते समय डिटेल में हम बताते रहेंगे। तो पहली जो सजा आईपीसी के तहत दी जा सकती है वह डेथ सेंटेंस है, मृत्यु दंड है। तो मृत्यु दंड के लिए आपका यही एक लेक्चर पूरा लेता है। पहले तो मृत्यु दंड भारत में दिया जा सकता है कि नहीं, यानी कि संवैधानिक है कि असंवैधानिक, आप उठाइएगा अनुच्छेद 21 से। नोट्स में है भाई, कुछ छूटे ना, नोट्स देखने हैं कि नहीं है तो नोट्स भाई निकाल लिया जाए, कुछ छूटे ना मान लीजिए एक पॉइंट छूट जाए पढ़ाते समय तो भी दिक्कत है। देखिए भाई, आपका मृत्यु दंड देखा जाए भारत में, आपका मृत्यु दंड देना, ये देखिए पीसीएस में भी पूछा गया है। अभी हम आर्टिकल 21 पर आएंगे, एक दो और क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताएंगे ताकि जीएस में भी कवर हो। पीसीएस में ये आ चुका है कि अनुच्छेद 21 में क्या कौन सा मूल अधिकार समाहित नहीं है? तो आपका मृत्यु दंड देना ये समाहित है, दिया जा सकता है। फिर आपका दिया गया है माने स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी समाहित है। पर्यावरण को प्रदूषित करने का अधिकार, तो आप लोग भैया पीसीएस में आया था, तो क्या पर्यावरण को प्रदूषित करने का अधिकार है? मूल अधिकार नहीं है। ये पीसीएस में आया था ऑप्शन, ये देना है। अनुच्छेद 21 के बारे में थोड़ा आप 2 लाइन एक्स्ट्रा जानिए तब और बताया जाए। आर्टिकल जहां तक 21 की बात है, आर्टिकल 21 मूल अधिकारों में सबसे कम शब्दों वाला माने आपका आर्टिकल है, जिसमें ओनली या मात्र या केवल 18 शब्द लिखे गए हैं, यानी कि कितने शब्द? 18। लेकिन अगर हम अधिकारों की दृष्टि से देखें तो उच्चतम न्यायालय इस आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन या व्याख्या या निर्वचन करके तमाम राइट या अधिकार हमें इस आर्टिकल के तहत प्रदान कर रखा है। यानी कि इसका मतलब बताइए, कठोर निर्वचन किया गया कि उदार आर्टिकल 21 का, उदार लिबरल, तभी तो अधिकार। यानी कि उच्चतम न्यायालय को ये लगता है कि ये राइट फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में तो ये कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो मुख्य रूप से या तो आर्टिकल 14 में दे रहा है, या आर्टिकल 19 में, या आर्टिकल 21 में। 3 अनुच्छेद बहुत व्याख्या होती है। कौन कौन?
आपका 14, आपका 19 और आपका 21। तो कहीं ना कहीं सेट, जैसे कि आपका नोटा का अधिकार तो 19 में, भाई मृत्यु में मृत्यु का अधिकार है, मैंने आपका यूथेनेसिया तो 21 में, समा मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण 14 में। तो आपका सतर्क रहना है। आर्टिकल 21 में लिखा क्या गया है कि किसी भी व्यक्ति के, अब बताइए आप लोग, व्यक्ति मतलब कि भारतीय नागरिक की विदेशी की दोनों, मैं बता चुका हूँ दोनों, यानी कि चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, उसके जीवन या प्राण या लाइफ को या उसकी शारीरिक या दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय। इसका मतलब ये हुआ कि प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी मनमाने तरीके से छीना नहीं जा सकता, लेकिन छीना जा सकता है किस प्रक्रिया द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो सम्यक प्रक्रिया न मार्क जे में आ चुका है। भारत में क्या लिखा है? अब अगला क्वेश्चन, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? जापान। अमेरिका ना मार दीजिएगा, वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। विधि की सम्यक प्रक्रिया तो संविधान में बताया जाएगा डिटेल में, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 21, अच्छे से याद रखिए, ये अनुमति देता है कि किसी व्यक्ति के प्राण को हरा जा सकता है, छीना जा सकता है, उसके जीवन का अंत किया जा सकता है, लेकिन मनमाना नहीं। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब दूसरा नियम आया कि वह कौन सा कानून है जो वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताता है जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्राण को भी छीना जा सकता है? सीआरपीसी। मैंने सीआरपीसी वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्राण को हरण किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा? सीआरपीसी भी कोरिलेट करनी है, नहीं कि छोड़ देना है। अब भारत में एक केस आया और वह केस आपका है जगमोहन सिंह, अब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। तो जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में फिर एक बार देखिए, ये केस याद रखिएगा। पहला केस आपका बताया जा रहा है, 7-8 केस भी याद करने पड़ेंगे इससे। जगमोहन सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में AIR 1973 के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि भारत में मृत्यु दंड देना वैध होगा, यानी कि वैलिड होगा, सही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, संवैधानिक होगा और ये मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। तो किस अनुच्छेद में संवैधानिक होगा पूछ ले, तो कौन सा अनुच्छेद अभी पंचौरा किया गया? आर्टिकल 21 स्पष्ट लिखा गया है कि प्राण को भी छीना जा सकता है और शारीरिक स्वतंत्रता को भी। अब अगला क्वेश्चन आइए, भारत में मृत्यु दंड का निर्णय कौन दे सकता है? एक पॉइंटों को चलना है और इस पर आपका भारत में मृत्यु दंड माने कौन न्यायालय दे सकता है? दूसरा आपका है तो आपका दे देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों दे सकते हैं। फिर आपका अधीनस्थ न्यायालय में सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय, रट कर जाइएगा। देखिए जैसे ही न्यायालय लिखिए तुरंत अब उसके बारे में थोड़ा आपका व्यू चेंज करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, और उन न्यायालयों के बारे में जो आ चुका है क्वेश्चन, आने की संभावना है, 2-2 लाइन ही सही, उसको तुरंत पढ़ना है। अब देखिए आपका उच्चतम न्यायालय के बारे में जो क्वेश्चन बना है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? एपेक्स कोर्ट कौन है? उत्तम न्यायालय। सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन है? उत्तम न्यायालय। सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन है? और सबसे बड़ा सिविल कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट।
और संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या निर्वचन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कितना दंड दे सकता है? तो बस एक लाइन बताइएगा, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। रट कर जाएगा कितना दंड, यानी कि अगर माने इसका मतलब ये हुआ कि जिस अपराध के लिए कानून में जितने दंड का प्रावधान है वह दंडों को देने का हक अधिकार सुप्रीम कोर्ट रखता है। अब ये है कि क्या मृत्यु दंड भी दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, जिन अपराधों में मृत्यु दंड का क्या है प्रावधान। ये हमें याद रखना। अगला पॉइंट आइए, उच्चतम न्यायालय अब ये है कि चूंकि विधि द्वारा विहित दंडादेश ही दे सकता है, यानी कि जो कानून में दंड निर्धारित है उस अपराध के लिए उससे अधिक दंड देने का हक उच्चतम न्यायालय को नहीं है, भले ही वह सबसे बड़ा न्यायालय हो। और ये बात उठी थी दिल्ली के निर्भया कांड में, जो बालक था वह बालकपन का बचाव लिया, 3 साल का सुधारात्मक दंड दिया गया था और 1 साल और एनजीओ के अंडर में था, सामाजिक से। 4 साल बाद वह छूट गया। निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में गए और कहे कि हजूर इसे जेल से न छोड़ा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़ा कर दिया कि हम भी कानून से बाध्य हैं। जब कानून में 3 ही साल की सजा है तो हम उस सजा को बढ़ा नहीं सकते। हम भी कानून से क्या है, रूल ऑफ लॉ से बंधे, जबरदस्ती थोड़ा सजा दे देंगे भाई, जो कानून में है वही तो सजा देंगे। अब अगला आइए, अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड देता है तो क्या इसकी पुष्टि होनी आवश्यक है कि नहीं है? नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड दे दिया तो क्या राष्ट्रपति ओके करेंगे तभी सजा उसको दी जाएगी? नहीं। भले ही राष्ट्रपति द्वारा उसे अप्रूव किया जाए न किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो फांसी पर लटका दिया जाएगा यदि अभियुक्त राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास नहीं जाता। अब हाई कोर्ट पर आ जाइए, हाई कोर्ट कितना दंड दे सकता है? विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। अब कोई भी ना कह दीजिएगा, एक हम शब्द बोल रहे हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत। विहित माने प्राधिकृत, जो कानून में क्या है उस धारा में लिखा गया। हाई कोर्ट भी मृत्यु दंड दे सकता है। हाई कोर्ट अगर मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि कहीं होनी आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पुष्टि होनी आवश्यक नहीं है। नहीं भी होती है तो 3 माह बाद जो अपील का समय रहता है सुप्रीम कोर्ट में, फांसी पर लटकाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? शुरू। अब आइए जो अधीनस्थ न्यायालय, अब एमपी का मॉडल देखिए। ये जो दोनों न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अपर कोर्ट माने जाते हैं। अपर कोर्ट माने उच्चतर न्यायालय, हायर कोर्ट। इसके बाद आपका जो न्यायालय जिलों से शुरू होते हैं वह सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो एमपी का मॉडल है कि अधीनस्थ न्यायालय क्रिमिनल में कहाँ से शुरू होते हैं, या सबऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? तो कौन लिखवा गया है? कोर्ट ऑफ सेशन। रट कर जाइए, तो कोर्ट ऑफ सेशन विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। और अपर कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, ये भी विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। लेकिन अगर मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि, उसका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट द्वारा होना आवश्यक है। फिर एक बार इसको दूसरे एंगल से समझिए। सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय को ही पावर है निचले न्यायालयों में कि वह फांसी की सजा दे सके, लेकिन तब तक फांसी पर अपराधी को नहीं लटकाया जाएगा जब तक कि इनके द्वारा दिए गए फांसी की सजा को ओके कौन न कर दे? हाई कोर्ट।
तो तुरंत आप सीआरपीसी में अब आइए, पुष्टि करा दिया जाए। एक बार देखिए सेक्शन भाई 366, 367, 368, 369, 370, 371। ध्यान से अब एक एक लाइन समझिए। 6 धाराएं और आपको हम बता रहे हैं। सत्र न्यायालय हाई कोर्ट को पुष्टि के लिए भेजता है 366 में, उत्तराखंड में आ चुका है। हाई कोर्ट एक्स्ट्रा एविडेंस ले सकता है 367, और खंडन या पुष्टि 368। तो पुष्टि किस धारा में करता है? 368। पुष्टि के लिए भेजा किस में जाता है? भेजा किस में गया? 366। पुष्टि किस में किया? और कम से कम पुष्टि 2 जजों द्वारा 369, और विवाद हो गया दोनों में तो 370 रेफरी का सिद्धांत। और जो भी निर्णय हो कागज पत्तर निचले न्यायालय को, सत्र न्यायालय को लौटा दिया जाए फैसले के 371। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलता है, तो इसको बैक होइए, फिर सीआरपीसी में नहीं अभी जाना है, वो तो पुष्टि का मामला आया तब हम बताए। आगे देखिए भाई, अब दूसरा क्वेश्चन निकाला जाए। अभी आपका दूसरा नियम ये है कि आपका मृत्यु दंड जब दिया जाता है तो जो न्यायाधीश मृत्यु दंड देता है क्या वह सजा का हकदार होगा कि नहीं होगा, और न्यायालय के निर्णय का जो जल्लाद पालन करता है क्या वह कोई सजा पाएगा कि उसे बचाव मिलेगा। तो 2 सेक्शन और आपको मैं बता रहा हूं। न्यायिक कार्य को बचाव 77 आईपीसी, और कार्यपालिकीय कार्य को 78। फिर एक बार हम बता रहे हैं, दो बार बता रहे हैं भाई, इसलिए बता रहा हूं कि मृत्यु दंड समाप्त हो जाए आज संभव नहीं है, क्योंकि इसी में दंड के हमें 5 सिद्धांतों को भी कवर करना है। और पिछली बार यूपीजे में आया था कि सबसे अच्छा दंड का सिद्धांत कौन है? रिफॉर्मेटिव। देखिए एक एक क्वेश्चन आप पकड़िए, निश्चित तौर पर 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी बिहार में जल्लाद भी आया था, यानी कि आपका जल्लाद का जो था वह क्वेश्चन आया ही था। फिर एक बार पकड़िए क्वेश्चन को। न्यायिकतः कार्य या जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट फैसला सुनाता है उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उस फैसले के कारण दंडित नहीं किया जाएगा, उसे आईपीसी प्रोटेक्ट करती है। तो कौन सी धारा में प्रोटेक्ट करती है? 77। तो न्यायिक कार्य को कहाँ संरक्षण है? 77। और न्यायिक जो न्यायालय निर्णय देता है, जो लोग उनका पालन करते हैं वे लोग भी प्रोटेक्ट हैं। किस सेक्शन में? 78। तो जज साहब ने मृत्यु दंड का आदेश दिया और जल्लाद लटका दिया तो जज साहब बच जाएंगे 77, और जल्लाद किस में? 78। तो ये दो एंगल आपका समाप्त हुआ। अब अगला एंगल मृत्यु दंड का देखा जाए, पहले केस ही निपटा दिया जाए कि मृत्यु दंड जब दिया जाता है तो 3 केस हम बता रहे हैं, तीनों में से एक आता है। मृत्यु दंड कैसे मामलों में दिया जाना चाहिए? तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। फिर एक बार समझिए, मृत्यु दंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दिया जाना चाहिए। हिंदी में देखिए क्या लिखता है, विरल से विरलतम, अपूर्व से अपूर्वतम, क्रूर से क्रूरतम, यानी कि जहां की क्रूरता की सारी हदें क्या कर दी गई हो? पार। यानी कि बैतरणी पप्पू क्या कर गया हो? पार कर गया। 31 तारीख को पप्पू पार कर जाएगा बैतरणी, 31 को है ना? हाँ कल ही है ना, यानी कि कल जितने पप्पू रहेंगे आपका पास हो जाएंगे, आपका किताब लेकर जाएंगे, मोबाइल लेकर जाएंगे, व्हाट्सएप से फोटो खींचकर क्या करेंगे? भेजेंगे। और जो लोग भाई जा रहे हैं आशा की जाती है कि बेयरेक्ट काम नहीं करेगा, बेयरेक्ट अलाउ है,
मैं बता दूं बेयरट से आता ही नहीं है, यानी कि आप जाकर बेयरट लेकर जाइए, वो ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि बेयरट में मिलेगा नहीं, खोदते रहिए। देखिए अगला, देखिए भाई आपका बच्च केस याद रखना है, पूछा जाता है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यही याद करिए, रटिए यही अब धीरे धीरे। बच्चन या बेचन सिंह, याद रखिए बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में ही दिया जाना चाहिए, ये बस याद रखिए। इसके बाद अगला आता है जो खूब पूछा जाता है कि मृत्युदंड का ढंग या तरीका भारत में क्या है, तो गर्दन में रस्सी लगाकर और फांसी, तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। केस याद रखिए, दीना उर्फ दीन दयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फिर एक बार देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड और यूपी कई बार आ चुका है कि दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत संघवाद किससे रिलेटेड है, तो मृत्युदंड के निष्पादन के तरीके से। तरीका मतलब मेथड, मेथड, मेथड मतलब ढंग हुआ। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन आया कि मृत्युदंड दंड जब दिया जाएगा तो आपका अफगानिस्तान जैसे सार्वजनिक जगह पर दिया जाएगा कि गुप्त जगह पर दिया जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा सार्वजनिक जगह पर नहीं, गुप्त जगह पर। तो गुप्त जगह माने जेल में दीजिए, एकांत में दीजिए, क्या चौराहों पर फांसी पर लटका दिया जाएगा अफगानिस्तान जैसे और सऊदी अरब जैसे? नहीं, ये भारत है। केस याद रखिए, लछम्मा देवी, भाई केस याद रखना है कि सार्वजनिक स्थानों पर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। किस केस में कहा गया? लछम्मा देवी। तो भारत है, हाँ मृत्युदंड भारत में, अब अभी हम आएंगे, अभी सीआरपीसी इत्यादि को रिलेट न करिए। अब आइए, आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि आखिर आईपीसी के वे कौन कौन से अपराध हैं जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, या तो एक सेक्शन बन जाएगा, या दो दो का ग्रुप बनता है, या तीन तीन का। तो आपका कर्तव्य है कि जितनी धाराएं मैं बताऊंगा, अब सभी धाराओं को रट्टा मार लीजिए कि किन किन धाराओं में मृत्युदंड का उल्लेख किया गया है, और उन धाराओं में एक एक लाइन बस जानना है कि किन किन बातों के बारे में प्रावधान है, ज्यादा नहीं। सेक्शन जरूर याद रखिए, सेक्शन का मॉडल मैं बता दूं आपका, तब सेक्शन शुरू करता हूं आईपीसी का कि किन किन अपराधों में या किन किन धाराओं के तहत मृत्युदंड का प्रावधान है। एक तो चार ऑप्शन देगा, उसमें एक धारा रहेगी तो खोजना पड़ेगा लिस्ट से, या तीन धारा दी गई रहेगी उपर्युक्त सभी, तो ये चांस है ज्यादा, या दो दो धाराओं का ग्रुप दे देगा कि किसमें मृत्युदंड का प्रावधान है या किसमें मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन ही थोड़ा ज्यादा सतर्कता से करना है, क्योंकि नहीं तभी आएगा जब पहले क्या आए हैं, यानी कि पहले क्या आए हैं तभी नहीं आएगा। तो देखिए सेक्शन हम बता रहे हैं भाई, पहला 121, आई एक एक धाराओं को हम बता रहे हैं जहां की फांसी की सजा अधिकतम दंड है। तो पहली धारा हम कौन बता रहे हैं? 121। अब एक एक लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई, नोट्स में है नहीं डिटेल में, आपका कर्तव्य है कि एक एक लाइन लिखना चाहे तो वही नोट्स पर ही बना लीजिए या अलग से लिख लीजिए।
भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न इत्यादि करना ये दंडनीय है। और अधिकतम सजा कितनी है? मृत्युदंड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राज्य को भी अपनी रक्षा करने का हक है। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ ही बिगुल बजा देता है, वार शुरू कर देता है, तो कानून कहता है कि ऐसी दशा में उसे अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? डेथ सेंटेंस, यानी कि मृत्यु दंड। दूसरा देखिए धारा 132, यानी कि धारा 132। यहाँ देखिए, सैनिकों को विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, यानी कि सैनिकों को विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है और वह सैनिकों को उकसा रहा है, या साजिश कर रहा है, उकसा रहा है कि तुम भारत सरकार के खिलाफ क्या कर दो? विद्रोह। तो ऐसी दशा में यदि विद्रोह हो जाता है, याद रखिए भाई, केवल हो, अगर उस दुष्प्रेरण के कारण क्या हो जाता है? विद्रोह। तो ऐसा दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति सजा का हकदार होगा। और अधिकतम सजा अब कितनी मिल सकती है? फांसी की सजा। कितनी मिल सकती है? मृत्युदंड। अब आइए 194 देखिए। 194 में है मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोई व्यक्ति फाल्स एविडेंस देता है और फाल्स एविडेंस देने के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय मृत्युदंड देता है और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया है, माने मृत्युदंड का निष्पादन कर दिया गया है, तो जो फाल्स एविडेंस दिया है उसे भी अब अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? मृत्युदंड। इसको उदाहरण से बताएं भाई, मायूस न होइए। उदाहरण एक देखा जाए और हल्का सा उदाहरण में चेंज रहेगा। वह उदाहरण एल्डर का दिया जाता है। एल्डर मतलब सम्मानित व्यक्ति, यानी कि वर्तमान समय में आपका बाबा साबा, यानी कि साबा नहीं भाई, वाक्य वापस लिया जाता है। आपका बाबा पर दे सकते हैं, दरवेश पर दे सकते हैं, पादरी पर दे सकते हैं। तो एक आपका पादरी पर दिया जाए, क्योंकि ये आपका जो उदाहरण है ईसाई कानून में है। तो दो पादरी, यानी कि आपका सम्मानित व्यक्ति, समाज में बहुत सम्मानित व्यक्ति, एक धन्ना सेठ के पास, यानी कि एक व्यापारी के पास जाते हैं। व्यापारी आवाभगत करता है। व्यापारी का फार्म हाउस है और खाना वाना खाने के बाद ये फार्म हाउस में आपका टहलने जाते हैं, तो देखते हैं कि व्यापारी की वाइफ तालाब में, अब तालाब नहीं, थोड़ा चेंज कर दिया जाए, स्विमिंग पूल कर दिया जाए। अब तालाब को पुराना जमाना गया, किसमें? स्विमिंग पूल में स्नान कर रही होती हैं। ये उससे रिलेशन बनाने की मांग करते हैं, धमकी देते हैं कि नहीं बनाओगी तो मैं राजा के पास, यानी कि राजा नहीं, काजी साहब के पास क्या करूंगा? शिकायत। राजा भी कहिए। अब ऐसी दशा में स्त्री इनकार करती हैं। ये जाते हैं राजा के पास, शिकायत करते हैं कि इस स्त्री को हमने अपनी आंखों से पर पुरुष गमन स्त्री, यानी कि जार कर्म या एडल्ट्री का अपराध करते हुए देखा है। इसको कहते हैं पर पुरुष गमन स्त्री। अब ये भारत में अपराध नहीं है, याद रखिएगा, 497 के तहत अब नहीं है। तत्पश्चात स्त्री को बुलाया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। माने उस समय पर पुरुष गमन स्त्री या एडल्ट्री वाली स्त्री को फांसी की सजा दी जाती थी। जल्लाद ले जाता है स्त्री को काटने।
जल्लाद ही काटते थे, आज भी जल्लाद ही फांसी पर लटकाते हैं। मैंने शुरुआती दौर से नाम जल्लाद ही आ गया। और जैसे ही जल्लाद नाम आता है फिल्मों में जो आप देखते हैं बहुत मोटा ताजा, तो मोटे ताजे क्या हो सकता है। अब तो जो जल्लाद पवन जल्लाद ही लटकाता है, उतना मोटा ताजा वो तो रस्सी खींचना है। तो अब वो गया जमाना कि मारिए आपका, मैंने तलवार मारिए, फरसा मारिए कि एक ही बार में सिर कट जाए, वो नहीं। स्त्री को ले जाता है, तब तक आप जैसे एक देवदूत आ जाते हैं, यानी कि वकील साहब आ जाते हैं, बहुत बड़े वकील, माने वकील साहब जैसे आर्यन में आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उसी प्रकार एक देवदूत आते हैं, जल्लाद से कहते हैं कि हे जल्लाद, कहाँ ले जा रहे हो स्त्री को, इसका क्या दोष है, चिल्लाकर, क्योंकि बिना भाई शांत भाव से तो वकील साहब बोल नहीं सकते। कहीं भी जाएंगे तो क्या करते हैं, अकड़ कर बोलते हैं। तो आपका बोल ले, जल्लाद बताया सब कुछ। तो वकील साहब कहे कि एक बार स्त्री को भी सुन लेना चाहिए, आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करो, सुनो। और गवाह मुख्य परीक्षा देकर भाग गए। अब जिरह या प्रत परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का नियम है कि एक गवाह से पूछताछ हो रही है तो दूसरा बाहर रहे। एक संपादरी को बुलाया गया, वकील साहब लगे पूछने कि कैसे देखे, घटना कैसे कहाँ देखे, सब कुछ बताया। तो कहा कि मैं पेड़ पर चढ़ा था। तो हुआ कि कौन सा पेड़ था, तो कहा कि आम का पेड़। हुआ कि अब जाइए, दूसरे गवाह को एंट्री कराई गई, फिर पूछने लगे, फिर वही बात कहा कि पेड़ पर चढ़कर, कौन सा पेड़ था, इमली का। यानी कि दोनों एक ही पेड़ पर चढ़कर देखे, और एक आम के पेड़ पर चढ़ गया है इमली के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलेंगे तो कौआ काटेगा, और कौआ काटेगा तो अब भारत में, अब देखिए हुआ क्या, तब भारत में जोड़ा जाए। इस केस में स्त्री को बाइज्जत बरी किया गया और दोनों झूठ बोलने वालों को फांसी की सजा दी गई। अब जल्लाद स्त्री की जगह किसको ले गया, दोनों सम्मानित व्यक्तियों। हल्का सा भारत में 194 में अंतर है। इस उदाहरण में अगर स्त्री का गला काट दिया गया रहता, यानी कि स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया जाता, तो भारतीय कानून 194 कहता है कि इन दोनों गवाहों को भी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए फांसी की सजा दी जा सकती थी। तो कब भारत में हल्का सा नियम अंतर है, कब, जब निर्दोष को फांसी पर क्या हो जाए, केवल दिया ना गया हो बल्कि क्या किया गया हो, चढ़ा दिया। अब कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो 194 भी आपका क्या हुई, निपट गई। अब आइए 302 देखा जाए, इधर धाराएं ज्यादा मिलेगी। मर्डर या हत्या के लिए सजा दी गई है। मर्डर या हत्या के लिए दो में से कोई एक सजा दी जाएगी, या तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। तो किसमें है आपका मृत्यु दंड का प्रावधान, 302। अब आ जाइए 303 देखा जाए, ये भी आपका खूब पूछी जाती है। 303 में भी मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। मैंने इधर की 4 धाराएं मिलेंगी, अभी दूसरा चल रहा है 300 से। 303 में देखिए भाई, केस याद रखिए, मिट्ठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य के बाद में इस धारा को अवैध घोषित कर दिया गया है। मैंने इस धारा के तहत अब न तो FIR होगी और न ही किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। तो इस सेक्शन में था क्या, देखिए, अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो, उसी दौरान वह मृत्यु कारित करता है, तो ऐसी दशा में यानी कि आपका 300 वाला अपराध करता, हत्या करता है, क्या करता है, मर्डर। तो कानून कहता है कि अब केवल और केवल एक सजा उसे दी जाएगी, मृत्यु दंड। तो केवल एक सजा। तो मिट्ठू सिंह आया और कहा कि हजूर अगर कोई मर्डर करता है
तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड में से दोनों में से एक, और मैं मर्डर करता हूँ तो केवल फांसी की सजा। ये कहाँ की समानता है, कहाँ का न्याय है? ये तो इक्विलिटी का खुलेआम क्या है, उल्लंघन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को क्या कर दिया, अवैध। इसके बाद 305 आ जाए, 303 के बाद 305 देखना है, 305। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम के बालक को या किसी पागल को, यानी कि चित्त विकृत व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा है, यानी कि दुष्प्रेरित इसलिए कर रहा है कि वह जाकर सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। एक उदाहरण देखिए, ए एक बालक था 16 वर्षीय, बी उसको उकसा रहा है कि हाई स्कूल में फेल हो गए हो, असली तुम पप्पू हो, 3 बार से फेल हो रहे हो, क्यों नहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरते, यानी कि क्यों नहीं नैनी पुल से जाकर कूद कर मर जाते। और उस उकसाहट में बच्चा जाता है, नैनी पुल से कूद जाता है, मर जाता है। तो बी जाएगा, किसमें फंसेगा, 305। और बताइए 305 में अधिकतम कितनी सजा है, फांसी की सजा। अब इसी पर थोड़ा बाबा का देख लिया जाए भाई, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि बाबा भी तो मर गए। तो बाबा 18 साल से कम थोड़े थे भाई, बड़े थे। यानी कि बाबा के चेले ने ऐसा माहौल बनाया, बाबा को दुष्प्रेरित कर दिया, उकसा दिया कि आप दीजिए पैसा, नहीं तो अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। तो बाबा ने आत्महत्या कर ली। तो आप लोग बताइए, ये मामला 305 में आएगा कि नहीं? नहीं। तो 306 में, और उसमें सजा कम है, 10 साल ही है, यानी कि उसमें सजा कम है, बहुत ज्यादा नहीं है भाई, 10 साल अधिकतम मिल सकता है। यानी कि बच्चे को मर उकसाइए तो मृत्युदंड, और बड़े को उकसाइए तो 10 साल। 306 लिखिएगा ना, वो समझाने के लिए बताया गया कि ऐसा है। इसके बाद आपका अभी उत्तराखंड में पूछा गया है पिछली बार 307 का सेकंड पैरा, 307 का कौन सा पैरा, सेकंड, यहाँ पूछा गया था। अभी देखिएगा, शब्द थोड़ा अच्छे से पकड़े रहिएगा। यदि कोई अपराधी है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, और उसी दौरान वह हत्या का प्रयास करता है, किसका, हत्या, तो अधिकतम जो सजा अब दी जा सकती है, दी जाएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ, दी जा सकती है, वह मृत्युदंड हो सकती है। तो बताइए, मृत्युदंड देना बाध्यकारी है कि विवेक? अब कई लोग तुलना करते हैं 303 से, तो 303 में दी जाएगी और 307 में क्या? तो बताइए, आपका दी जा सकेगी मतलब विवेकाधिकार है कि बाध्य है? विवेकाधिकार, दे न दे, और दी जाएगी मतलब, तो इसीलिए वो आर्बिट्रेटरी थी, बाध्यकारी थी, इसीलिए अवैध हो गई। और ये बाध्यकारी नहीं है, आजीवन कारावास भी दे सकता है इत्यादि, इसीलिए ये धारा आज तक वैध है। तो देखिए, हल्का सा ही चेंज किया था उत्तराखंड, और 90% लोग पता ना क्यों इसको गलत करके आए थे, 303 मार कर आ गए थे। और जबकि मामला, वो समस्या जो दिया था किस पर था, 307 के सेकंड पैरा पर। तीन दोनों फिर एक बार कोरिलेट करिए, गलत लोग करा रहे हैं। अगर ये दे कि कोई अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा भुगतने के दौरान मृत्यु कारित करता है, माने मर्डर, मृत्यु नहीं, हत्या कारित करता है, तो 303 में लाइएगा। और हत्या का प्रयास करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो किस में लाएंगे, 307 के पैराग्राफ याद रखिए, किस पैराग्राफ में, सेकंड। 303 में मृत्युदंड देना बाध्यकारी था, अतः अवैध है, और 307 के सेकंड पैरा में बाध्यकारी नहीं है, अतः ये धारा आज भी वैध है। दूसरा भी दंड, ये उत्तराखंड बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, मैं फिर बता दूं, इसीलिए अलग से मैं बताया। और ये पता न क्यों ये लोग गलत करके आए थे क्वेश्चन।
तो इसके बाद आ जाइए, इधर की दो धाराएं हैं, 307 हो गया, तो 364 ए। अब 364 कौन सी धारा? ए। फिरौती यानी कि आपका मुक्ति धन, फिरौती मतलब हम कहते हैं इसको, सोमवार को बताया जाए। भाई थोड़ा गला जलने लगा, क्योंकि शाम को भी क्लास चलाना है, कल तबीयत थोड़ा दवा ववा खा के सो गए। भाई शाम को भी थोड़ा एनर्जी बची रहे, क्योंकि ने भाई देखिए मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ जा रही है शरीर पर। अब शरीर भाई आपका एडजस्ट करने में, तो इसको हम आगे बताएंगे, ये नहीं कि 364 है भूल जाए। सभी धाराएं रट कर जाइए, कम से कम इसी बहाने 10-15 धारा याद हो जाएगी कि किसमें क्या है। तो सोमवार को क्लास